प्रबंध के सिद्धांतों वाले चैप्टर की रिवीजन को कंटिन्यू करते हुए हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में डिस्कस करते हैं। हेनरी फ्योल के जो सिद्धांत हैं उन्हें प्रबंध के सामान्य सिद्धांतों के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें सामान्य प्रबंध का जनक भी माना जाता है हेनरी फ्योल को। और इन्होंने 14 सिद्धांत दिए हैं प्रबंधकों के लिए जिसका इस्तेमाल प्रबंधक कर सकते हैं। सबसे पहला सिद्धांत कार्य विभाजन। कार्य विभाजन क्या कहता है? हर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करो। याद हो जाएगा, हर कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो और हर हिस्से के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करो। ये कार्य विभाजन कहलाता है। संगठन में 4 कार्यों में उसको डिवाइड किया, उत्पादन, वित्त, विपणन और मानव संसाधन, और हर विभाग के लिए एक अच्छे से प्रबंधक को नियुक्त कर देना। ये कार्य विभाजन का सिद्धांत कहलाता है। अब कार्य विभाजन के सिद्धांत का पालन करने का उद्देश्य क्या होता है? एक बार के परिश्रम से अधिक उत्पादन और श्रेष्ठ कार्य करना। एक ही बार मेहनत करें और बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आ जाए। सेकंड, दूसरा है अधिकार और उत्तरदायित्व। अधिकार का मतलब अधिकार वह वैधानिक शक्ति जिसके माध्यम से एक अधिकारी अपने अधीनस्थों को आदेश निर्देश देता है। उत्तरदायित्व सौंपे गए कार्य को पूरा करने का कर्तव्य उत्तरदायित्व कहलाता है। और अगर किसी व्यक्ति के पास में खाली अधिकार होते हैं तो वह व्यक्ति अनुशासनहीन हो जाता है, और अगर किसी व्यक्ति के पास में केवल उत्तरदायित्व होते हैं तो वह व्यक्ति प्रभावहीन होता है, एफर्टलेस, उसको कोई इफेक्टलेस होता है। एफर्टलेस नहीं कहना चाहिए, इफेक्टलेस होता है, प्रभावहीन होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है संगठन में। तो हेनरी फ्योल का ऐसा मानना है कि अधिकार और उत्तरदायित्व किसी भी संगठन में हमेशा साथ साथ चलने चाहिए। थर्ड पॉइंट, अनुशासन का सिद्धांत क्या कहता है? संगठन के कार्य के लिए आवश्यक नियम और नौकरी की शर्तों का पालन करना। श्रमिक और प्रबंधक दोनों के लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। नियमों और शर्तों का पालन करना अनुशासन कहलाता है। फायदा क्या होता है इससे? हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति आसानी से करते हैं, लोग अपने उद्देश्यों को बिना किसी वेस्टेज के प्राप्त करते हैं, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल की, बहुत ज़्यादा नियंत्रण की कर्मचारियों पर आवश्यकता नहीं होती है। चौथा सिद्धांत, आदेश की एकता। आदेश की एकता का सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को, औपचारिक संगठन में किसी भी व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो किसी भी औपचारिक संगठन में कार्यरत व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो हम इसको यूनिटी ऑफ कमांड नहीं मानते हैं। अगर आदेश की एकता का पालन नहीं किया जाता तो अधिकार प्रभावहीन हो जाता है और अनुशासन संकट में आ जाता है। अब इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर को वित्तीय प्रबंधक, फाइनेंस मैनेजर बोलता है कि तुम 5% तक की छूट दे सकते हो सामान बेचते समय, और विपणन प्रबंधक कहता है तुम 10% तक की छूट दे सकते हो सामान बेचते समय। तो उसको कन्फ्यूजन रहेगा कि उसे दोनों में से किसकी बात का पालन करना है। तो किसी भी संगठन में व्यक्ति को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए और वह उसी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। 8वां सिद्धांत है केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का। केंद्रीकरण क्या होता है? अगर निर्णय लेने का अधिकार उच्च स्तर पर केंद्रित है तो यह केंद्रीकरण कहलाता है। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर, कुछ विशेष अधिकारों को यहाँ पर ऊपर केंद्र पर छोड़कर शेष सभी अधिकारों को संगठन के निचले स्तरों तक पहुँचाना विकेंद्रीकरण कहलाता है। अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा है इसमें? उन्होंने कोई सटीक आंसर नहीं दिया। उन्होंने नहीं कहा कि संगठन केंद्रीकृत होना चाहिए या विकेंद्रीकृत होना चाहिए। उन्होंने कहा है यह संगठन की आवश्यकताओं और उच्च स्तर की नीति पर निर्भर करता है कि संगठन केंद्रीकृत होगा या विकेंद्रीकृत होगा, क्योंकि दोनों ही तरह के संगठनों के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। 9वां सिद्धांत, सोपान श्रृंखला, स्केलर चेन। क्या पढ़ा था हमने सोपान श्रृंखला में? संगठन में उच्चतम पद से निम्नतम पद के अधिकारियों की क्रमबद्ध श्रृंखला को सोपान श्रृंखला बोलते हैं। ऊपर से नीचे तक के जो अधिकारियों की क्रमबद्ध श्रृंखला है उसे हम स्केलर चेन या सोपान श्रृंखला बोलते हैं। क्या क्या आता है उसमें? जैसे A to P, P to Q, Q to R, या फिर A to B, B to C, C to D। ये जो है ये सोपान श्रृंखला कहलाता है। लेकिन कभी कभी समान स्तर पर कार्यरत 2 प्रबंधक आपस में बातचीत कर सकते हैं यदि उच्च स्तर की सहमति हो तो। ऐसा करने से समय की बचत होती है, और इस तरह के संपर्क को, जहां समान स्तर पर कार्यरत 2 प्रबंधक आपस में बातचीत करते हैं, इसे समतल संपर्क के नाम से जाना जाता है। तो बहुत बार जल्दी निर्णय लेने के लिए समतल संपर्क का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके लिए उच्च स्तर की अनुमति होना अनिवार्य है। 10वां सिद्धांत,
हेनरी फ्यूल का 10वां सिद्धांत व्यवस्था का सिद्धांत, जो क्या कहता है, व्यवस्था दो तरह की होती है, भौतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था। भौतिक का मतलब वस्तुओं की, सामाजिक व्यवस्था का मतलब व्यक्तियों की। तो हमने लिखा है भौतिक का मतलब वस्तुओं की, सामाजिक व्यवस्था का मतलब व्यक्तियों की व्यवस्था। और अगर हम भौतिक व्यवस्था की बात करें तो हमारा क्या सेंटेंस है जो हमें याद रखना है, प्रत्येक वस्तु के लिए एक उचित स्थान और वह वस्तु अपने स्थान पर उपलब्ध। सामाजिक व्यवस्था क्या कहती है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक उचित पद और वह व्यक्ति अपने पद पर उपलब्ध या फिर नियुक्त। अब इससे फायदा क्या होता है, अगर संगठन में भौतिक और सामाजिक दोनों तरह की व्यवस्था होती है तो काम करने में कोई भी बाधा नहीं आती, क्योंकि सब चीज़ें जहाँ पर होनी चाहिए वहीं पर अवेलेबल है। तो हमें ढूंढना 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 ये वाला काम नहीं करना होता है, ना हमें लोगों को ढूंढना है, ना हमें सामान को ढूंढना है। वेस्टेज ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारा। और ऐसा करने से हमारी उत्पादकता बढ़ती है, हमारी क्षमता बढ़ती है, हमारी लागत कम होती है। देन 11वां समता का सिद्धांत, लोगों के साथ में निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए। कैसे व्यवहार करना चाहिए, निष्पक्ष व्यवहार। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि दया भाव को पे जोर नहीं देते हैं, वो कहते हैं न्याय उचित होना चाहिए चीज़ें। वो नहीं कहते कि ज़बरदस्ती किसी के ऊपर दया करनी है, उसको बिहेवियर कैसा है उस व्यक्ति का, वो काम कैसा कर रहा है, उस आधार पर संगठन का व्यवहार निर्धारित होना चाहिए। और अगर कोई सुस्त कर्मचारी है तो उसके साथ में सख्ती से भी पेश आना चाहिए। और ख़ास बात, जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता और भाषा के आधार पर कर्मचारियों में अंतर्भेद नहीं किया जाना चाहिए। जब भी समता का सिद्धांत आता है सब हमेशा बच्चे ये लिखते हैं कि सबके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल ये वर्ड हमें यूज नहीं करना है, हमें कहना है उनके साथ में निष्पक्ष व्यवहार करना चाहिए और जाति, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता और भाषा के आधार पर उनमें अंतर्भेद नहीं करना चाहिए। 12वां सिद्धांत, कर्मचारियों का कार्यकाल। ये सिद्धांत क्या कहता है, कर्मचारियों का कार्यकाल कैसा होना चाहिए। सबसे पहले तो कर्मचारियों का कार्यकाल होना चाहिए स्थिर। अब उसके लिए क्या करना होगा, कर्मचारी को चुनते समय कठोर चयन प्रक्रिया का इस्तेमाल करें, बहुत स्ट्रिक्ट चयन प्रक्रिया से उसका चुनाव करें। और जब एक बार उसका चुनाव कर लें तो उसके बाद में उस पद पर उसको अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो दिखाने का टाइम दें, उसको पद पर परिणाम दिखाने के लिए कुछ समय देना चाहिए। उस पद से उसको जल्दी जल्दी बदलना नहीं चाहिए। अगर हम उसको उसके पद से जल्दी जल्दी बदलते हैं तो कर्मचारी असुरक्षित महसूस करता है, वो संगठन छोड़कर जा सकता है और डरा डरा काम करेगा तो वो अपनी पूर्ण कुशलता के साथ भी काम नहीं करेगा और ऐसा करने से संगठन की लागत भी बढ़ सकती है। 13 पॉइंट, पहल क्षमता। पहल क्षमता का मतलब क्या है, स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम। ऐसा कर्मचारी को मोटिवेट करो कि वो खुद आगे बढ़कर कहे कि इस काम को मैं करना चाहता हूँ। तो स्वयं अभिप्रेरणा की दिशा में पहला कदम। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, कर्मचारियों को अपने विचार देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर कोई अच्छा विचार है तो उसे पुरस्कृत भी करना चाहिए, संगठन में लागू भी करना चाहिए। अगर अच्छा विचार कौन सा माना जाएगा, ऐसा कोई भी विचार जिससे लागत कम होता हो, कोई काम को करने में समय कम होता हो, तो ये सब अच्छे विचारों में आते हैं। हर विचार को पुरस्कृत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस विचार से संगठन को कुछ लाभ पहुंचता हो उसको जरूर पुरस्कृत करना चाहिए ताकि कर्मचारी दोबारा भी आगे भी अपने विचार देने के लिए आतुर रहे। आखिरी सिद्धांत, हेनरी फ्योल का आखिरी सिद्धांत, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना क्या कहती है, मैं के स्थान पर हम शब्द का प्रयोग करना चाहिए। मैं आज तुमसे ये काम कराऊंगा नहीं, हम सब आज मिलकर ये वाला काम करेंगे। ऐसा करने से कर्मचारी संगठन और प्रबंधक से जुड़ाव महसूस करता है। कर्मचारियों में एकता और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना चाहिए। सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा, कर्मचारियों में विश्वास जागृत होगा, उनमें अपनेपन की भावना जागृत होगी और जुर्माने की आवश्यकता भी कम हो जाएगी। आपको जुर्माना लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं तो क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सिद्धांत है जिसका इस्तेमाल करने से जुर्माने की आवश्यकता कम हो जाती है, तो उसका आंसर है सहयोग की भावना। तो हमने हेनरी फ्योल के 14 के 14 सिद्धांत यहाँ पर रिवाइज करे हैं। अगली वीडियो में एफडब्ल्यू टेलर के सिद्धांत और एफडब्ल्यू टेलर की तकनीकें रिवाइज करेंगे। तब तक दोबारा से इस वीडियो को देख के अपने सिद्धांतों को पक्का कर लो अच्छे से, इनके फायदे देख लो, लाभ देख लो क्या क्या हो सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।